तो कैसे हैं आप सभी? आशा करूँगा कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम सभी एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में वही सबसे ख़राब है। आज जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे +1 और +2 जो हम स्टडी करते हैं वो केवल और केवल अंग्रेज़ों ने यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है उसको केवल और केवल कम करने के लिए लेके आए थे। जानेंगे और भी कई सारे राज जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस छोटी सी एक वीडियो को। तो जैसा हमने सुना है, हम सभी सुनते हैं कि जो क्लरिकल पोस्ट थी उसको भर्ती के लिए जो है हमारे देश का एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो तैयार किया गया था। बिल्कुल सही है ये बात। लगभग 1726 के अराउंड जो है एक आलिया यूनिवर्सिटी जो लगभग 1781 में बनी थी और एक संस्कृत कॉलेज जो 1791 में बना था, जिसे आलिया यूनिवर्सिटी को आज हम कलकत्ता मदरसा के नाम से जानते हैं और संप्रमोदानंद विश्वविद्यालय नाम से हम उसे आज जानते हैं। इन दोनों में जो है पढ़ने वाले जो बच्चे थे उन लोगों को क्या किया जाता था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ की फील्ड और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोर्ट्स हैं, जो इंडियन स्टेट्स हैं और जो इंडियन के उस टाइम पे जो इंडियन किंग्स हुआ करते थे, उनके बीच जो है एक ब्रिज का काम करते थे ये इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे, जिन्हें टोटली जो है एक इंग्लिश मैन में कन्वर्ट कर दिया जाता था। एक जो है बहुत ही प्यारी कहावत भी है कि इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ये मेन एम था अंग्रेज़ों का हमारे देश का एक एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए। लगभग 1813 में जो है एक चार्टर एक्ट लाया गया जिसे स्टेट सिस्टम एजुकेशन के लिए, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक एम था उन्होंने बनाया कि हम सभी को एजुकेट नहीं करेंगे, हम केवल कुछ एलिट क्लास पीपल्स को ही, एलिट क्लास लोगों को ही जो है वो एजुकेट करेंगे और फिर जो वो एजुकेटेड पीपल होंगे वो आगे जाके कई औरों को जो है वो एजुकेट करेंगे। एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जिस समय स्टार्टिंग में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो बन रहा था उस टाइम पे जो है अंग्रेज़ों के मन में काफ़ी सारे डाउट थे कि किस तरीके से जो है इन हिंदुस्तानियों को जो है वो पढ़ाया जाए। इसमें क्या है कि दो ग्रुप्स बन गए थे। दो लोग कहते थे कि मॉडर्न स्टडीज़ भी हो, एंगलिस्ट कहा गया उन्हें, और दूसरा जो गुट बना वो था ओरिएंटलिस्ट का, जो कहते थे कि वर्नाकुलर के साथ साथ मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल भाषा भी सिखाई जाए भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को। पर इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो टकरार रही उसका जो खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ा। फिर 1835 में जो है लॉर्ड मैकॉले जी आए, जिन्होंने एक डिसीजन लिया एंगलिस्ट के फेवर में, यानी कि अब जो भारत में जो 1835 के दौरान जो शिक्षा प्रणाली जो चलाई जानी थी वो थी मॉडर्न स्टडीज़, यानी कि जो भारत की जो वर्नाकुलर ट्रेडिशंस हैं इस पर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाना था। यानी कि इन सभी भाषाओं को जो है, जैसे हम मातृभाषा भी हम जानते हैं अपनी, उन भाषाओं पर इतना जोर जो है वो नहीं दिया गया। केवल और केवल फोकस किया गया कि इंडियंस को जो है वो एक इंग्लिश मैन बनाया जाए और फिर जो ये इंग्लिश मैन बनेंगे ये दूसरों को भी जो है अपने जैसा बनाएंगे। यानी कि फोकस था भारत के अंदर डेमोग्राफिक चेंज का, भारत की जनता को एकदम बेवकूफ़ बना देना, भारत की जनता को एकदम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर पैदा कर देना कि तुम्हारा जो शिक्षण पद्धति है, जो तुम्हें गुरुकुल में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल ही गलत है, और जो हमारे स्कूल हैं जो हम बनाएंगे उसमें आइए, उसमें पढ़िए। और किंतु उस समय भी क्या हुआ कि जो वहाँ के भारत के जो निवासी थे वो अंग्रेज़ों को एक सुपीरियर मानते थे कि ये अंग्रेजी बोलते हैं तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनके अंदर ज़्यादा अधिक समझ है, तो हमें भी है जो इनके जैसा बनना चाहिए।
उस समय ऐसा कोई ज्ञान नहीं था कि हमें गुरुकुल पद्धति जो है, हमारी जो गुरुकुल की जो पद्धति है वो बिल्कुल ही सही है। उस समय इतना ज्ञान बिल्कुल नहीं था हमारे अंदर कि हम इस पद्धति को छोड़ें और दूसरे उसमें जो है कन्वर्ट करें, या फिर जो दूसरी जो भाषाएं हैं उन्हें भी सीखें। उस समय इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं था हमारे भारतीयों के अंदर। फिर क्या हुआ, समय समय धीरे धीरे बीता, अंग्रेज़ों ने जो अपनी जो शिक्षण प्रणाली थी जो चलाई थी, इसमें भी धीरे धीरे करके जो है बदलाव आए। धीरे धीरे करके इन्होंने जो भारतीय भाषाएं हैं इनको भी जो है वो धीरे धीरे करके पढ़ाना शुरू किया। पर फिर भी जो इनका फोकस जो मेन रहा वो यही रहा कि वेस्टर्न एजुकेशन पे ही ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाए। और इन्होंने यह भी कहा कि जो ये एजुकेशन होगी ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिच और एलिट क्लास के लिए है। और इनका मेन जो फोकस था वो यही था कि एक अंग्रेज़ों के बीच और जो भारत की जो आम जनता है उनके बीच एक पुल का काम करे, एक इंटरप्रेटर का काम करे, वो एजुकेटेड लोग जो कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई उस समय की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। फिर इससे क्या हुआ कि जेम्स थॉमसन जी 1843 से 1853 के दौरान आया, जिन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी विलेजेस, हर एक विलेज में, हर एक तहसील में पहुंचाने का काम किया। उनका एक एम था कि हर एक भारतीय विलेज के अंदर या हर एक तहसील में कम से कम एक जो है वो स्कूल तो हो ही हो, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो है वो स्पॉन्सर्ड हो। उन्होंने स्टार्टिंग तो इसकी नॉर्थ वेस्टियर प्रोविंसेस में की थी, जो कि यूपी के आसपास का रीजन है आज के टाइम पे। उन्होंने पर फोकस किया कि उस टाइम पे जो भारतीयों को ज़रूरी चीज़ें हैं वही सिर्फ पढ़ाई जाए। जैसे उस टाइम पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हों, या फिर जैसे मज़दूर जो अपना कार्य करते हैं इन्हें भी जो है अच्छे से ये काम कर सकें, इसलिए भी इनके प्रति भी जो जानकारी दी जाए इन्हें। फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दिया गया जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंच सके। जैसे एग्रीकल्चर पे, मजदूरी पे, इन जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाने लगे भारतीय नागरिकों को। फिर 1847 में आईआईटी रुड़की का जो है वो उद्घाटन किया गया। जेम्स थॉमसन के दौरान ही, वही उस समय भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिसे पुराने समय में आईआईटी रुड़की को जो है थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना गया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1854 के अंदर हमारे सिस्टम को जो है दोबारा उबारने की। ऑल इन ऑल देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने जो है कोशिश की है हमारे सिस्टम को जो है बेहतर बनाने की, पर जो ये इनकी कोशिश थी ये अपने हित के लिए थी, भारतीयों के हित में नहीं थी। उनका हित था कि वो इस सिस्टम को डिज़ाइन करे जिससे उन्हें जो है उनका फ़ायदा हो सके, ना कि भारतीयों का। तो आज भी यही पद्धति जो है वो चली आ रही है। तो क्या अब यह भारत की सरकार का या भारत के लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि उस पुरानी जो पद्धति है, शिक्षण पद्धति, उसे बदला जाए? इसे बाद में हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। यदि आपकी इसमें कोई राय है तो आप अवश्य जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं 1854 में, जब आया वुड्स डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन है उसका आधार यदि किसी ने रखा तो वो 1854 के वुड्स डिस्पैच में। इससे पहले जो हमने 1843 और 1853 के दौरान पढ़ा है, 1726 में हमने बात की जब स्टार्टिंग में ये दो यूनिवर्सिटीज़ का जो उद्घाटन किया गया था, बनाई गई थी। उसके बाद जो 1854 है वहाँ से जो एग्जैक्ट जो एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था वो भारत के अंदर जो है वो सुचारू रूप से चलने लगा। उनका एम यही था कि हर एक जो प्रोविंस है, भारत के 11 प्रोविंसेस थे उस समय अंग्रेज़ों के दौरान, हर एक प्रोविंस में जो है एक जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट बना लिया जाए, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास यूनिवर्सिटी की जो है नींव रखी गई। और एम उनका यही था कि वो लंदन यूनिवर्सिटी के समान ही जो है भारत में भी जो सिस्टम है वो लाया जाए। तो जहाँ आज भी भारत का जो सिस्टम जो है वो लैक करता है वो है स्कूल सिस्टम। यूनिवर्सिटी सिस्टम आज भी भारत का विश्व स्तर पर जो है वो एक बेहतर छाप छोड़ा है। उन्होंने जो है एक बेहतर तरह से जो है विश्व पटल पर अपना नाम दर्ज करवाया है। किंतु जो भारत का स्कूल सिस्टम है वो जो है वो बिल्कुल भी आज के
इस मॉडर्न टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी जो है अप टू डेट नहीं है और इसमें कुछ ना कुछ जो है वो वेरिएशन करने की ज़रूरत ज़रूर है। और उसके बाद आया फिर 1882 में हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया इसलिए था कि जो वुड्स डिस्पैच जो कमीशन जो एक प्रोग्रेस थी उसको जांच के लिए कि किस तरीके की प्रोग्रेस हुई है वुड्स डिस्पैच 1854 के एक्ट के दौरान। यदि हम इसे हंटर कमीशन को फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है और इन्होंने जो है काफ़ी सारी एडवाइस दी कि जो बच्चों की जो पढ़ाई है प्राइमरी लेवल पे वो जो है उनकी मातृभाषा में ही हो। शुरुआत से ही जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी भाषा नहीं सीख सकते, नहीं बोल सकते। और उन्होंने ही जो है भारत में जो है एक फ़ीमेल एजुकेशन जो एक टैबू था हमारे भारत में उस पर भी जो है इन्होंने काम किया। फिर 1902 में आया रैले कमीशन। उन्होंने जो ध्यान दिया कि स्कूल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या है बढ़ते जा रहे हैं। हर एक प्रोविंस में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो खुल गए थे जिससे जो है वो क्वालिटी इश्यूज आ रहे थे। यानी कि इतने सारे स्कूल्स खुल गए थे जिस कारण से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इतनी बेहतर शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो है वो प्रदान करने में सक्षम नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने जो धीरे धीरे इस पे भी काम किया और एक जो बहुत बड़ी जो एक अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो एक सोच पैदा हो गई थी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कि उन्होंने जो एम किया था कि जो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के जो भारत के युवा हैं वो अंग्रेज जैसे ही बन जाएंगे या उनके अंदर भी वह उसी तरीके की मानसिकता आ जाएगी। इसमें जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े गलत साबित हुए, क्योंकि जैसे जैसे ये स्कूल्स बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही बेहतर एक रिवॉल्यूशनरी नेता भी है वो भी बढ़ते जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो है अब देश में स्वराज की मांग कर रहे थे। यानी कि इस शिक्षा ने उन्हें एक तरीके से जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया था, जो कि शायद ही अंग्रेज़ों ने सोचा था। इसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन के जो रिफॉर्म्स हैं वो भी जो है वो रेले कमीशन ने ही दिए थे। 5 यूनिवर्सिटीज़ और जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई थी। जैसे हमने आपको पहले बताया कि बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा तो 1857 में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में जो है इस्टेब्लिश कर दी गई थी। उसके बाद 1964 में आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, और इस एक्ट के तहत जो है बहुत सारी जो पावर्स हैं वो जो है वो गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली। कि जैसे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे वो जो अपनी मनमर्जी ना करे, जिससे जो है एक वीटो पावर हम कह सकते हैं उन्होंने अपने पास ले ली कि जो भी होगा, जो भी डिसीजन होंगे वो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी सीनेट फॉलोज बन गए थे, जिस कारण से जो है उनके जो है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो फिर उन्होंने इसको कम करके सिर्फ और सिर्फ 5 साल का कर दिया, और जो स्ट्रिक्ट जो है लॉज बनाए एफिलिएशन कॉलेजेस के लिए कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस को है जो वो एफिलिएशन दी जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत, और पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी होगा इनका, और क्वालिटी जो डिप्राइव हो रही थी उस पर भी फोकस किया जाएगा। और उन्होंने एक सुझाव यह भी दिया कि 5 लाख जो है पर ईयर जो है इन कॉलेजेस को दिया जाएगा। 5 यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी आपको बताई, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, पंजाब और इलाहाबाद, इन यूनिवर्सिटी को 5 लाख जो है पर ईयर दिया जाएगा। ये उस समय की बात है 1902, यानी कि आज से लगभग 150, 120, 125 साल पहले की बात है। उस समय का 5 लाख आज के लगभग 50 करोड़ के करीब है। फिर हम आते हैं 1917 में, जहाँ पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी जो है एक बहुत ही बुरे फेज़ में चल रही थी। इसी से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो अंग्रेज़ों ने +1 और +2 का जो है वो इंट्रोडक्शन किया भारतीय सिस्टम में, जो कि पहले उन्हीं के द्वारा 10th तक था। अब उन्होंने +1 +2 का इंट्रोडक्शन क्यों किया? 1917 में सेटलर कमीशन आई, और जैसे उन्होंने देखा कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो है वो सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, स्टाफ जो है वो बहुत कम है, और साथ ही साथ जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में वो भी काफ़ी कम है। तो इस समस्या का हल जो हमारे सैडलर साहब थे उन्होंने दिया।
उन्होंने क्या कहा कि अभी जो हमारा जो सिस्टम है उस समय का 1917 का, तो उस समय क्या था कि स्कूल एजुकेशन जो थी वो 10th तक थी और +1 +2 नहीं थी, और +1 +2 के ना होने के कारण 10th के बाद जो है वो सीधा यूनिवर्सिटी में जो है बच्चे चले जाते थे। फिर उनके दौरान जो है एक इंटरमीडिएट कॉलेज की जो है प्रस्तावना दी गई कि जो है अब से जिस तरीके से जो है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतना उनके पास स्टाफ भी नहीं है, ना इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्या किया जाए। तो इसलिए उन्होंने डिसीज़न लिया कि अब जो है हम ऐसा कुछ करें जिससे जो है बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में कम पहुँचे, और साथ ही साथ है जो केवल यूनिवर्सिटी में वही बच्चे पहुँचे जो जो जिनके अंदर वो काबिलियत हो। हर कोई बच्चा जो है उन यूनिवर्सिटीज़ में उस समय ना पहुँचे, जिसमें क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी खर्चा आ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हर एक भारतीय जो है वो एजुकेट हो जाए, केवल चाहते तो थे कि कुछ ही रहें और वो जो है वो आगे एजुकेट करें, कम से कम खर्च में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट चाहते थे, जो इस सिस्टम के से नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा हो कि यूनिवर्सिटी में जाने से पहले 1-2 साल जो है वो बच्चे पीछे ही रह जाएं, उन्हें पीछे ही फेल कर दिया जाए। केवल अच्छे बच्चे, यानी कि जो केवल अच्छे से ढंग से जो है अपना कार्य करें, वही बच्चे जो है। इसलिए जो है अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया कि 1919 के दौरान 11th और 12th का जो है वो इंट्रोडक्शन कर दिया, जिसे इंटरमीडिएट कॉलेज उन्होंने नाम दिया। उनका मेन एम सिर्फ यही था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बच्चे कम पहुँचे, क्योंकि उनके पास जो है रिसोर्सेज जो हैं वो कम थे। फिर उन्होंने क्या डिसीज़न लिया कि जो बच्चे हैं उन्हें 11th और 12th में जो है फ़ेल कर दिया जाए। बहुत से बच्चों को जो है 11th और 12th में फ़ेल कर दिया जाता था, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर केवल कुछ ही जो है गिने चुने बच्चे जो है वो पहुंचते थे, जिससे जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा बर्डन पड़ा बच्चों का, और साथ ही जो स्टाफ का जो इशू आ रहा था वो भी जो है वो धीरे धीरे हल हो गया। यानी कि उनके उस दौरान 1919 में इस कमीशन ने जो ये डिसीज़न लिया 11th और 12th के इंट्रोडक्शन का, वो आज तक चल रहा है 2024 तक, और 2025 बल्कि और भी ना जाने कितने साल चलेगा। ऐसा जो है वो एक सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर दिया गया, जिससे कि ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो बच्चों का लोड था वो भी कम कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी क्या किया कि ऑनर्स कोर्स ला दिया गया और पास कोर्स ला दिया गया। पास कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि साधारण बच्चे रहे, और ऑनर्स कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि अच्छे बच्चे रहे, जिनके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते थे, जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहती थी। साथ ही इन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, आया एक एक्ट 1919 में ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिन्होंने क्या किया कि डायरार्की हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में वो इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि जिसे हम कहेंगे डबल गवर्नमेंट, जिसमें कि 2 लॉ मेकिंग बॉडीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया था। 1924 में IES यानी इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिससे जो है सारा का सारा कंट्रोल जो है ब्रिटिश ने अपने पास ही ले लिया, और उन्होंने यह भी कहा कि इसे एक्सपेंड कर दिया जाए 1919 से 1947 के बीच, क्योंकि एक हरतोग कमेटी का भी गठन किया गया, उनके द्वारा भी जो है इसका जो है निवारण सुझाया गया। इसके बाद 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसका जो रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाई गई, और साइमन कमीशन ने उसे जो है हरतोग कमेटी को जो है वो सौंप दिया। फिर उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारे डिसीज़न लिए गए। उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वेस्टेज हो रही थी, यानी कि जो बच्चे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन में यानी प्राइमरी लेवल पे तो खुद को स्कूल्स में एनरोल कर दे रहे थे, पर कुछ समय बाद जो है वो वहाँ से निकल जा रहे थे। इससे ब्रिटिश को लगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश तो यही चाहती थी कि वो पढ़े और फिर वो बच्चा जो है दूसरे लोगों को पढ़ाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो बच्चा जो एनरोल हो रहा था वो बच्चा जो है कुछ समय के लिए हो रहा था, फिर जो है उसे छोड़ दे रहा था। तो इसलिए जो है उन्होंने इसको भी जो है एक बहुत ही ब्रिटिश को धक्का पहुंचा इससे। फिर उन्होंने जो है उनका एम ये भी था कि बच्चों को, हर एक बच्चे को जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ना मिले, और इसके बाद उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज़ का भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर दिया।
पर वो जो है इतनी अधिकतर रूप से जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर 1937 में क्या हुआ कि प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गए, जिसने कांग्रेस ने जो पहली भारत में अगर भारतीयों द्वारा लिया गया शिक्षा का कोई डिसीजन होगा तो वो 1937 में था। देखिए कितना पीछे है हमारा भारत के लोग। यानी कि 1937 में जो है भारतीयों ने पहला डिसीजन लिया अपने प्रति, अपने भारत के लोगों के प्रति शिक्षा के लिए। उस समय गांधी जी की फिलॉसफी भी थी कि वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाए, और उन्होंने कहा भी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये उनका मोटो था। पर उन्होंने सोचा कि यह जो सिस्टम है जो अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। फिर 1937 में ही जो है वर्धा कॉन्फ्रेंस हुई। वर्धा यानी गुजरात में है, जिनके गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, और जिसका जो एक बेसिक प्रिंसिपल रहा इस कमेटी का, इस वर्धा कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने कहा कि जो स्टार्टिंग के जो 7 साल है बच्चे के शिक्षा के, वो बिल्कुल ही फ्री होने चाहिए, और बच्चों को जो है मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क करवाया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों की फीस शुरू में जो है वो नहीं ली जा रही, जिससे जो है उन्हें से ऐसा काम करवाया जाए जो कि सरकार के हित में भी हो। यानी कि ना केवल उन बच्चों से हम अपना काम भी निकलवाएं, बल्कि उन बच्चों का भी उस काम से लाभ हो। इस तरीके की जो है वो स्कीम जो है वर्धा कमेटी ने सुझाई। यानी कि एक तीर से 2 निशाने, बच्चे शिक्षित भी हो जाएं और साथ ही साथ सरकार को भी फ़ायदा पहुंच जाए। क्योंकि उस समय जो है उन्होंने जो डिसीज़न लिया कि वो शुरुआत में जो है 7 साल जो है बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी और उनकी मातृभाषा में। फिर क्या हुआ कि 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। अंग्रेज़ों ने जो है बिना पूछे भारत को जो है उस वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया था। ना भारत के लोगों से पूछा गया, ना भारत के नेताओं से पूछा गया। फिर क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स थे, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस में जीते हुए जो मिनिस्टर्स थे, जिन्हें कैबिनेट रैंक दी गई थी, उन्होंने क्या हुआ कि वो रिज़ाइन कर गए, जिस कारण से जो है अंग्रेज़ों ने भी मना कर दिया कि वर्धा स्कीम पास नहीं होगी, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। एक ऐसी स्कीम जिसे गांधी जी द्वारा जो है काफ़ी सपोर्ट मिला, बल्कि उनके द्वारा ही रचयिता, यानी उस स्कीम के रचयिता हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने ही जो है इस स्कीम को जो है वो क्राफ्ट किया था, पर इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। फिर 1944 में अब सिर्फ 3 साल बचे थे हमारी आज़ादी के, और सिर्फ 7 साल हुए थे हमारे एजुकेशन में भारतीयों द्वारा लिए गए किसी डिसीज़न को। और फिर 1944 में जैसे कि सरगेंट कमीशन का गठन हुआ, उनके द्वारा कहा गया कि हम इंडिया के सिस्टम को जो है वो ब्रिटिश के सिस्टम तक 40 साल में कर दिखाएंगे। पर ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि 3 साल के बाद ही भारत को जो है आज़ादी मिल गई, और जो सभी जो अंग्रेज़ थे वो है जो देश छोड़कर जो है वो चले गए। इससे क्या हुआ कि हमारे जो ये एजुकेशन सिस्टम था ये ठप का ठप ही रह गया। इसमें कोई भी जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई, या भारत के जो लोग हैं वो वैसे के वैसे ही रह गए, और अभी तक हैं। ना किसी नेता ने इस पे बात की, और शायद नेता करेंगे भी कैसे, क्योंकि नेता खुद ही जब इतने शिक्षित नहीं हैं तो वो दूसरों को शिक्षा के महत्व कैसा समझेंगे। जब कोई स्वयं ही शिक्षित नहीं है, महत्व कैसे समझा पाएगा। ऐसा सभी नेताओं पर लागू नहीं होता है। तो अंत में बस मैं यही कहूँगा कि जो हमारा सिस्टम है, हमें इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है वो जाना माना सिस्टम है, बेशक उसमें भी कुछ कमियां हैं, पर स्कूल जो सिस्टम है वो एक ड्रास्टिक सिस्टम है, जिसका शायद ही पूरे दुनिया में इससे घटिया जो स्कूली सिस्टम है वो किसी और देश का होगा। हार्श रियलिटी है, पर ये सच है। और इसका हल क्या है? इसका हल मैंने 1-2 प्लान्स पढ़े, जिससे मैंने एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसका हल क्या हो सकता है। इसका हल यह है कि सबसे पहले जो फ्री एजुकेशन की बात है शुरुआती सालों में, वो तो बिल्कुल सही है कि वो शुरुआती जो साल है उन पे जो है वो बिल्कुल ही फ्री शिक्षा दी जाए, सभी को दी जाए बल्कि तो। पर जहाँ पे हम फ्री की बात करते हैं वहाँ पे क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ये हमें याद रखना होगा। पर फिर भी जो है वो शुरुआती जो साल हैं उसमें फ्री शिक्षा ही दी जाएगी, और जिसमें कि जो शुरुआत के 3 से 6 साल हैं वो प्री प्राइमरी के होंगे, जो कि अभी भी हैं।
इसमें कोई जो है नई बात नहीं है। और 6 से 11 साल होंगे वो एलिमेंट्री के होंगे, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। पर जो नई बात है वो यह है कि जैसे अभी +1 +2 में बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो सब्जेक्ट अपना चूज़ करें कि उसे जो है वो क्या लेना है, या उसे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, या कोई आर्ट्स लेना है, ये किस तरीके के उन्हें से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसे किन सब्जेक्ट्स में जो है उसकी रुचि है। तो जो ये इसका इंट्रोडक्शन जो है वो 6th क्लास में ही कर दिया जाए कि बच्चे को जो है वो क्या करना है आगे जाके। सिर्फ 2 सालों के अंदर हम बच्चे को यह बता दें कि तुझे आगे जाके इन 2 सालों के अंदर ही ये 2 चीज़ें ही हैं जो तू आगे जाके कर सकता है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। अगर बच्चे को वही चीज़ 6th क्लास में पढ़ा दी जाएगी तो 6 साल होंगे उसके पास, उन 6 सालों के अंदर वो उसमें जो है एक पका पकाया हीरा पैदा हो जाएगा, जो उन 2 सालों में नहीं हुआ वो 2 सालों में जो नहीं हुआ वो उन 6 सालों के अंदर आराम से किया जा सकता है। और इसे हमने नाम दिया है, जैसे स्कूल एक प्री प्राइमरी लेवल पे जो स्कूली सिस्टम था वो, और जो 6th से 12th तक है वो एक सिस्टम बनाया जाए। एक बनाया जाए प्री प्राइमरी 3 से 6 साल तक, एक बनाया जाए एलिमेंट्री 6 से 11 साल तक, एक बनाया जाए 6th से 12th तक हाई स्कूल, और उसके बाद इंट्रोडक्शन हो हमारा यूनिवर्सिटी का। और जो हमारा हाई स्कूल है उसमें भी जो है वोकेशनल और टेक्निकल चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएँ, यानी कि जिस तरीके से हम 12th के बाद जो सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं कि हमें इसको जो है पास कोर्स लेना है, इस तरीके की ऑप्शंस जो हैं वो बच्चों को पहले ही दे दी जाए 6 से 12th के बीच ही। या जैसे हम कह रहे हैं कि 6 से 10th तक जो हम उन बच्चों को वो दिया जाए। और इलेक्टिव कोर्सेज़ जिस तरीके से कॉलेजेस में इलेक्टिव कोर्सेज़ दिए जाते हैं वो 11th और 12th में दिए जाएँ, और 12th के बाद जो है हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम चलाया जाए, जिसमें कोई बड़ी खामी नहीं है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में बिल्कुल ही सही है। और उसी तरीके का यदि ये एक छोटा सा चेंज जो यदि हमारे सिस्टम में आ जाता है तो शायद हमारा सिस्टम जो है वो दोबारा से तो क्या एक नए तौर पे जो है खड़ा हो पाएगा विश्व स्तर पर। और इसका जो रिज़ल्ट है वो एकदम से तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा भारत या कोई भी देश हो, एजुकेशन पे इसीलिए काम नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पे जो रिज़ल्ट दिखता है वो आज नहीं दिखता है, वो 1 साल में नहीं दिखता है, वो 10 साल में नहीं दिखता है, उसे 20, 25, 30, कभी कभी तो 40 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा है जिसने 6th क्लास में एडमिशन ली, वो लगभग 10-12 साल का है, तो जो उसने जो शिक्षा ग्रहण की वो 6 साल उसे वहाँ लग जाएंगे 12th तक आने में। उसके बाद वो अपने 5 साल का उसका जो है ग्रेजुएशन होगा, लगभग उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और अंडर ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, यानी कि लगभग 6 से अगर हम उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो लगभग 11 साल हो गए हैं उसे उसकी शिक्षा को चलते हुए। और फिर जो है लगभग 1-2 साल उसे वेट भी, लगभग 15 साल का हम मान सकते हैं कि 15 साल 6th क्लास के बाद जो है उसे लग जाएंगे अपना रिज़ल्ट देने में, या उसने जो अचीव किया या उसका जो अचीवमेंट था उस तक पहुंचने में। इसलिए जो है आप आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप किस टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।